हेलो फ्रेंड्स। स्टैटिक्स में आज नया चैप्टर रहेगा हमारा मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ स्क्यूनेस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये स्क्यूनेस क्या होता है। तो हम समझते स्क्यूनेस, हिंदी में इसे कहते हैं विषमता। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स में जो हमारे स्टेटिस्टिकल जो मेजरमेंट होते हैं, स्टैटिकल मेजरमेंट होते हैं, मेजरमेंट जो होते हैं उसमें जब हम बात करें तो सबसे पहला जो मेजरमेंट होता है वो होता है बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, स्टैटिकल मेजरमेंट में सबसे पहला मेजरमेंट हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये क्या बताता है? ये हमें जो हमारी सीरीज है, स्टैटिकल सीरीज जो होती हैं, जो स्टैटिकल सीरीज है उसका एवरेज वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है, या हम कह सकते हैं उसकी जो सेंट्रल वैल्यू है उसे वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, क्लियर है? यानी सेंट्रल वैल्यू मीन्स एक ऐसी वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती हो, यानी जो पूरी सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करती हो। ठीक है, यानी सेंट्रल वैल्यू क्या होगी? मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज। सीरीज की जो एवरेज वैल्यू है वो हमने सीखी, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो पूरी जो सीरीज है हमारी, उस सीरीज, पूरी सीरीज का प्रतिनिधित्व करती हो। ठीक है ना, यानी पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, जो पूरी सीरीज का क्या करती हो? रिप्रेजेंटेशन करती हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने देखा इसके अंदर हम क्या क्या निकालते थे। इसके अंदर हम कैलकुलेशन करते थे एक्स बार, मीडियन एंड मोड। मतलब हम निकालते थे मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये कैलकुलेशन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा नंबर दो स्टैटिकल जो मेजरमेंट था वो था जिसके अंदर हमने सीखा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने देखा कि जो हमारी जो सेंट्रल वैल्यू है, जो हमारी क्या है सीरीज की, जो स्टैटिकल सीरीज है, जो स्टैटिकल सीरीज है उसकी जो सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी? जिसमें हम बात करेंगे एक्स बार, मीडियन एंड जेड। जो सीरीज की सेंट्रल वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू जो सीरीज की जो कि सेंट्रल वैल्यू है वो सीरीज के अंदर दिए गए डेटा, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को कितना वेरी करती हो, उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात की थी हमने। मतलब एक ऐसी वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, जो सीरीज के जो डेटा है उन डेटा को कितना क्या करती हो? वेरी करती हो। मतलब प्रत्येक सीरीज के अंदर
दिए गई जो डेटा है उसका एक्स बार, मीडियन और जेड से कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर। इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। जैसे यहाँ मैंने लिखा x इक्वल टू 5, 9 एंड मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 4, या मैंने लिखा 1। अब अगर इस सीरीज का मैं x बार निकालूं तो सिग्मा x बनेगा मेरा 50, सिग्मा x बनेगा 15 और x बार आएगा मेरा, x बार इक्वल टू आएगा सिग्मा x अपॉन n, मतलब 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। अब ये जो 5 आया है जो कि हमारी सेंट्रल वैल्यू है, ये 5 प्रत्येक जो ऑब्जर्वेशन है सीरीज का उसको कितना वेरी करता हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, यानी इनका डिफरेंस, इससे इनका कितना डिफरेंस है। जैसे यहाँ 0 डिफरेंस है, यहाँ 4 है और यहाँ जो है बेटा 4 का डिफरेंस। ठीक है, तो जो ओवरऑल जो वेरिएशन होंगे, ओवरऑल वेरिएशन पूरी सीरीज के जो ओवरऑल वेरिएशन, उसको जानने के लिए हम निकालेंगे डिस्पर्जन। ये भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अंदर हम ज़्यादातर जो बात करेंगे, इसके अंदर हम ज़्यादातर जिन चीज़ों की बात करेंगे उसमें देखो क्या रहेगा। एक तो एक्स बार की बात होगी, इसमें मीडियन की बात होगी, इसमें जेड की बात होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 1, ठीक है, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल, उसकी हम बात करेंगे। चलिए उसके बाद स्टैटिकल मेजरमेंट में नंबर 3 जो मेजरमेंट होगा वो होगा मेजर ऑफ स्क्यूनेस। क्या होगा बच्चों? मेजर ऑफ स्क्यूनेस। नंबर 3 जो मेजरमेंट होगा उसका नाम है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। जब बात आएगी मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात आती है, तो स्क्यूनेस का मतलब होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो दी गई सीरीज है, ठीक है, जो सीरीज दे रखी है क्वेश्चन में गिवन है, उस सीरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस सीरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उसका लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें बताएगा कौन? स्क्यूनेस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर और लेवल जानने के लिए हम स्क्यूनेस को पढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनिए, चलिए अब देखो इसमें नंबर 3 हम बात करेंगे इसमें, या फिर स्क्यूनेस के लिए हमें क्या पता करना होता है कि जो है, जो दी गई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसका झुकाव कैसा है, मतलब उसका स्लोप कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, मतलब झुकाव किस तरफ है। ठीक है, उसका स्लोप किस तरफ है, मतलब झुकाव किस तरफ है। या तो झुकाव हो सकता है उसका मिनिमम वैल्यू की तरफ, मिनिमम जो वैल्यू है सीरीज की उसकी तरफ हो सकता है, या उसका झुकाव जो है, स्लोप जो है, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको स्क्यूनेस के बारे में बताऊं, तो स्क्यूनेस का मतलब होता है जो हमारे सेंट्रल मेजरमेंट है, जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है, इट मीन्स एक्स बार, मीडियन और जेड। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है, एक्स बार, मीडियन एंड जेड। या फिर मैं बात करूं Q3, Q1। ठीक है बच्चों, तो एक्स बार, मीडियन और जेड, इन तीनों के बीच जो डिफरेंस है
एक्स बार, मीडियन एंड जेड, जहाँ पर ये तीनों इक्वल ना हो, जिस क्वेश्चन में ये तीनों में इक्वलिटी ना हो, इसका मतलब है उस सीरीज के अंदर स्क्यूनेस मौजूद है, उस सीरीज में स्क्यूनेस मौजूद है। मतलब स्क्यूनेस मतलब हिंदी में जिसे हम कहते हैं विषमता, विषमता, विषमता मतलब विषम मतलब अलग चीज, डिफरेंट। जब एक्स बार, एम और जेड तीनों एक दूसरे से अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स बार हमारा बना 10, मीडियन आया 9 और जेड आ रहा है कुछ अलग, मान लीजिए जैसे 9.5, तो तीनों में डिफरेंस है ना, तीनों में डिफरेंस है, इसका मतलब इनके बीच स्क्यूनेस है, ठीक है। और अगर एक्स बार इक्वल टू एम एंड इक्वल टू जेड हो, तीनों में इक्वलिटी हो, एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड, मतलब उस सीरीज के अंदर स्क्यूनेस मौजूद नहीं है, नो स्क्यूनेस, कोई स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है बच्चों। तो स्क्यूनेस मीन्स जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है एक्स बार, मीडियन एंड जेड, उनके बीच जो डिफरेंस अराइज हो रहा है, वो डिफरेंस ही हमें स्क्यूनेस के बारे में बताता है, ठीक है। और स्क्यूनेस हमें और क्या बताएगा, स्क्यूनेस हमें बताएगा कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नेचर कैसा है, उसका लेवल कैसा है। इसके अलावा हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्लोप किस तरफ है, मिनिमम वैल्यू की तरफ है या मैक्सिमम वैल्यू की तरफ है, क्लियर है। चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चलिए तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, यहाँ लिखते हैं, हम हेडिंग लगाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। चलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब मैं बात करूं तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर फर्स्ट रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है हमारा सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे हम कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर सिमेट्रिकल एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, और एक होता है हमारा नंबर बी नॉन सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉन सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कह सकते हैं एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। फिर इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक होता है हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिव, ठीक है, और एक होगा इसमें नेगेटिव, क्लियर। तो एक हो जाएगा सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो जाए असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, यहाँ हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, देखिए इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्टेन ऑर्डर में होता है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्टेन ऑर्डर में
किसमें होती है, एक निश्चित क्रम में होती हैं। कैसे, समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हमने x है 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी है जैसे 5 10 15 20 फिर 15 फिर 10 फिर हो गया ये 5, ठीक है। अब इसमें ज़रा ध्यान से हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो पता चलता है कि भाई फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ रही है, देखो, ठीक है, और जिस वैल्यू से बढ़ रही है उसी वैल्यू से वापस घटी है। देखो देखो 5 10 15 एंड 20 हो गई। 20 के बाद वापस ये देखो 15 10 एंड 5 हो गई। तो ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ये वाली जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती हैं, उसके सामने वाली जो वैल्यू है ये तो होता है जेड। इसे हम जेड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? जेड। और ये हमारा जेड हो गया, मतलब मोड हो गया। और मोड के ऊपर साइड में देखा जाए तो ये ऊपरी जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी और इसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों की वैल्यू सेम है। देखो 5 5 10 10 15 15। और अगर इनको प्लस किया जाए तो प्लस करने पे पता चलेगा यहाँ 30 आ रहे हैं और यहाँ की टोटल भी 30 आ रही है, ठीक है। यानी जो जेड निकल के आएगा उसके ऊपर की साइड में जाते हैं तो प्लस करने जितनी भी फ्रीक्वेंसी उसको सिग्मा एफ करने पर हमें पता चलता है कि भाई उसकी वैल्यू 30 आ रही है। और जेड के इधर साइड में यानी नीचे की साइड में भी सिग्मा एफ करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 30 आती है। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसे हम सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस तरह का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इस टाइप का जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना x बार इज इक्वल टू जेड और इज इक्वल टू m होता है। मतलब x बार, जेड और m तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तीनों आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। या फिर मैं कहूँ Q3 माइनस m, Q3 में से जब m को माइनस करते हैं और m में से फिर हम Q1 को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर जहाँ पे x बार, जेड और m तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसी कंडीशन हम कहलाती है नो स्क्यूनेस। मतलब इस सीरीज में किसी प्रकार का कोई स्क्यूनेस नहीं है, नो स्क्यूनेस, ठीक है। क्लियर है? तो ये कहलाएगा नो स्क्यूनेस। मतलब सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखना हमेशा स्क्यूनेस नहीं होता है। यानी x बार, जेड और m तीनों आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स किसी प्रकार का कोई भी स्क्यूनेस मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी विषमता का अभाव है, ठीक है। जब इसको हम ग्राफ के ऊपर रखते हैं, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। देखिए इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है, जिसमें x बार इज इक्वल टू जेड इक्वल टू m होगा, ठीक है। यानी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक घंटी के आकार का होगा, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं कि जो ये जो ग्राफ बन रहा है वो एक जो है रिंग के आकार का होगा। चलिए, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए Q3 माइनस m इक्वल होगा
m-q1 के, ठीक है। तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का एक ऐसा ऑर्डर होगा, ठीक है, एक निश्चित ऑर्डर होगा। जिस वैल्यू से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जेड आने के बाद उसी वैल्यू से वापस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हमेशा स्क्यूनेस का अभाव रहेगा, मतलब किसी प्रकार का कोई स्क्यूनेस मौजूद नहीं रहेगा। एक्स बार और जेड और एम तीनों की सेम वैल्यू निकल के आएगी। जैसे जेड हमारा 20 है, तो एक्स बार अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 20 ही आएगा। और अगर सॉरी जेड हमारा 4 है, तो एक्स बार भी 4 ही आएगा और एम भी हमारा 4 ही प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? इसका ये इस तरह का एक जो है स्लोप बनेगा, ये देखिए आप, कि घंटी नुमा आकृति में बनेगा ये, ठीक है, इस तरह से। चलिए बच्चों, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल मेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है बच्चों। इसको दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला होगा, इसको दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला होगा इसमें पॉजिटिव स्कीवनेस, और एक रहेगा बच्चों इसमें नेगेटिव स्कीवनेस, है ना, नेगेटिव स्कीवनेस। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्कीवनेस की, तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए, तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है एक्स दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे दे रखिए हमारा एफ 4 6 9 12 3 4 1। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी देखो पहले बढ़ रही है, फिर यहाँ मैक्सिमम हो गई, यहाँ क्या हो गई, मैक्सिमम। और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसके सामने वाला जो एक्स होता है, ये हमारा जेड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। ये हमारा जेड है। अब इसमें क्या होता है कि जो जेड के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, और नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी कम होती है। तो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की जब टोटल हम करते हैं तो ये टोटल निकल के आई 19, और नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी उसकी टोटल की हमने 3 + 4 + 1, तो ये बन गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्कीवनेस की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, जो जेड है, जेड के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी किससे, जेड के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है? तो यहाँ पे जो स्कीवनेस निकल के आएगा वो आपका पॉजिटिव स्कीवनेस निकल के आएगा। कैसा स्कीवनेस निकल के आएगा? पॉजिटिव स्कीवनेस। अब पॉजिटिव स्कीवनेस में क्या होता है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब इस सीरीज का एक्स बार कैलकुलेट होगा तो ध्यान रखना एक्स बार सबसे बड़ा होगा। एम कैलकुलेट होगा तो एम जो है वो एक्स बार से छोटा होगा, और जेड जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो कुछ इस तरह का ऑर्डर रहेगा, एक्स बार, जेड और एम का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। क्लियर है? या फिर हम डिस्पर्जन को काम में लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में Q3 - M ज़्यादा होगा किससे, M - Q1 से। Q3 - M ज़्यादा होगा किससे, M - Q1 से।
m माइनस क्यू वन से। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब हम कर्व बनाएंगे तो कर्व कैसे बनेगा, सुनिएगा इसका। देखिए कर्व जब हम बनाएंगे कर्व का झुकाव थोड़ा राइट साइड में होगा, इधर राइट साइड में थोड़ा झुकावा रहेगा कर्व राइट साइड के अंदर। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे सबसे यहाँ नंबर फर्स्ट पे यहाँ एक्स बार रहेगा, ये हमारा m और फिर ये z। तो x बार सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा m होगा और सबसे छोटा जो रहेगा वो रहेगा बेटा z। ठीक है, और q3 माइनस m ग्रेटर रहेगा किससे, m माइनस q1 से। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये तो हो गया पॉजिटिव स्क्यूनेस में। जब हम बात करते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस की, तो नेगेटिव स्क्यूनेस कब होगा, देखिए इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक सीरीज लिखी मैंने x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 लिखा बच्चों। अब देखिए यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में मैंने लिखा 1 4 3 12। ठीक है, 9 6 4। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ देखने पे पता चला कि ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 12 और इसके सामने वाली जो वैल्यू है ये रहेगा जेड। क्या हो जाएगा बच्चों, जेड। और जो जेड के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर की जब फ्रीक्वेंसी को देखा जाए, टोटल की जाए, तो पता चला 1 4 प्लस 3 इक्वल टू ये बन रही है 8। और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को देखें तो पता चला 9 प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 19। इट मीन्स जब जेड के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, जेड वाली फ्रीक्वेंसी के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर छोटी हो किससे, जेड के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से, मतलब 8 जो है वो छोटे हैं 19 से, ये 8 जो है कम है किससे, 19 से, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस। तो जब इस सीरीज को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें नेगेटिव स्क्यूनेस निकल के आएगा। अब नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस में जेड सबसे छोटा होता है, उससे बड़ी वैल्यू m होती है, उससे बड़ी वैल्यू जेड होती है। तो ये आपका जो है ऑर्डर रहता है। ठीक है, इसके अलावा Q3 जो है, Q3 माइनस m वो लेस देन होगा m माइनस Q1 से। वो किससे लेस देन होगा, m माइनस Q1 से कम होता है। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसका कर्व बनाएंगे तो कर्व कैसे बनेगा, सुनिएगा, सुनिए बच्चों। कर्व कुछ इस तरह से होगा। आपका कर्व का झुकाव लेफ्ट साइड में रहेगा। देखो लेफ्ट साइड में झुकाव आया, देखिए आप, तो कर्व का जो झुकाव रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा इस बार। ठीक है, लेफ्ट साइड में झुकाव रहेगा। ये फिर से आपका जो है यहाँ x बार होगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ आपका ये m होगा और ये आपका z। तो इस कंडीशन में x बार सबसे छोटा होगा, x बार इज लेस देन m, m इज लेस देन z, एंड Q3 माइनस m
इज लेस देन m माइनस Q1। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो स्क्यूनेस आएगा, स्क्यूनेस जो आएगा, स्क्यूनेस उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी बच्चों? नेगेटिव में। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी स्क्यूनेस की वो पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव। क्लियर है? और जब स्क्यूनेस नहीं होगा तो स्क्यूनेस की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को किस तरह से मेजर किया जाता है उसकी मेथड समझते हैं हम। मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हेडिंग लगाते हैं, लिखते हैं मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए इसको। सबसे पहली जो मेथड होती है, नंबर फर्स्ट, उसे हम कहते हैं पोजिशनल मीन मेथड। पोजिशनल मीन मेथड, इट मीन्स माध्य स्थिति विधि। हिंदी में कहते हैं माध्य स्थिति विधि। ये जो पोजिशनल मीन मेथड होती है, इसके अंदर हम काम में लेते हैं, इसके अंदर हम x बार, m और z को काम में लेते हैं। ठीक, और स्क्यूनेस कब अराइज होगा इसमें? जब x बार इज नॉट इक्वल टू m और इज नॉट इक्वल टू z। तो इसमें किस तरह से स्क्यूनेस निकल सकता है, सुनिएगा आप लोग। इसके अंदर जब हम बात करते हैं स्क्यूनेस की, तो स्क्यूनेस कैसे निकलेगा सुनिएगा। सबसे पहली कंडीशन रहेगी, स्क्यूनेस के लिए हम लिख सकते हैं कि x बार माइनस जेड, एक्स बार और जेड का डिफरेंस जो होगा वो स्क्यूनेस होगा। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं स्क्यूनेस इक्वल टू एक्स बार माइनस एम, या फिर हम स्क्यूनेस के लिए लिख सकते हैं स्क्यूनेस इक्वल टू एम माइनस जेड। तो ये तीनों ही फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं स्क्यूनेस के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है, बेस्ट, जिसे हमें काम में लेना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहता है। और ये बेस्ट क्यों रहता है? क्योंकि इसको कार्ल पियर्सन ने इस फॉर्मूले को बेस्ट किया है। किसने बेस्ट किया? कार्ल पियर्सन। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया था, इस फॉर्मूले को दिया था किसने? कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले को लेकर एक मेथड बन चुकी है, और वो मेथड बनी है मेथड ऑफ स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन, या कार्ल पियर्सन्स मेजर। इसे हम कह सकते हैं कार्ल पियर्सन्स मेजर। ठीक है, मेजर। अब कार्ल पियर्सन जो मेजर है, उन्होंने कहा कि स्क्यूनेस निकालनी है, तो स्क्यूनेस के लिए सबसे अच्छा जो मेजरमेंट होता है वो होता है एक्स बार और जेड का डिफरेंस। एक्स बार और जेड का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम नाम देते हैं स्क्यूनेस, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन ने कहा स्क्यूनेस इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड। क्लियर है बच्चों? फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखिए सुनिए, हर क्वेश्चन में जेड निकालना पॉसिबल नहीं होता। कई क्वेश्चंस, कई सीरीज ऐसी होती है जिसके अंदर जेड नॉट एग्जिस्ट होता है। तो फिर इन्होंने एक और फॉर्मूला दिया था जेड को निकालने के लिए। जेड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला और बनाया गया, जेड इक्वल टू 3m माइनस 2x बार।
z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। चलिए इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्यूनेस निकालने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, देखो x बार माइनस जहाँ z लिखा है z की जगह हम ये z की जो वैल्यू है 3m माइनस 2x बार उसको वहाँ पुट कर सकते हैं। भाई जहाँ z लिखा है z की जगह हम लिख सकते हैं 3m माइनस 2x बार, तो हम यहाँ लिख देंगे 3m माइनस 2x बार, 3m माइनस 2x बार, और इसको ब्रैकेट्स में डाल देना है, ठीक है ना, ब्रैकेट में 3m माइनस 2x बार। उसके बाद ब्रैकेट ऑन करना है, तो ये बनेगा x बार माइनस 3m माइनस माइनस होगा प्लस 2x बार। क्लियर है बच्चों। फिर इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3x, देखिए x बार और 2x बार मिलके बनेगा 3x बार माइनस 3m। फिर स्क्यूनेस इक्वल टू, इसमें यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो 3 को आप कॉमन ले सकते हो, तो x बार माइनस m, एक ये फॉर्मूला भी बन सकता है। क्या बना, 3 ब्रैकेट x बार माइनस m इज इक्वल टू स्क्यूनेस। और इस फॉर्मूले को कार्ल पियर्सन का अल्टरनेटिव फॉर्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिव फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का अल्टरनेटिव फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो स्क्यूनेस निकालने के लिए दो फॉर्मूले जो कार्ल पियर्सन ने दिए थे वो कौन कौन से थे, एक बार वापस देखते हैं हम लोग। दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन ने दो फॉर्मूले दिए हैं स्क्यूनेस के लिए, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला रहा है हमारा वो रहेगा बच्चों स्क्यूनेस इक्वल टू x बार माइनस z, एंड सेकंड रहेगा स्क्यूनेस इक्वल टू 3x बार माइनस m, 3x बार माइनस m, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो स्क्यूनेस निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन। चलिए अब एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है। अगर हमें रिलेटिव मेजरमेंट निकालना है तो हम बात करेंगे किसकी, कोफिशिएंट की। तो अगर हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको j से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, j से, तो उसका फॉर्मूला होता है x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। हालांकि मीन डेविएशन भी लिया जा सकता है, क्योंकि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में पढ़ा था मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ मीन डेविएशन भी लिया जा सकता है, लेकिन जो अपकिरण का मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन का जो सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को माना जाता है, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। यहाँ हो जाएगा 3x बार माइनस m डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू j। तो ये कार्ल पियर्सन के दो फॉर्मूले हैं, स्क्यूनेस इक्वल टू x बार माइनस z या फिर स्क्यूनेस इक्वल टू 3x बार माइनस m, ठीक है। और हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर 3 ब्रैकेट x बार माइनस m ब्रैकेट क्लोज अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू j आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। चलिए बस नेक्स्ट जो मेथड रहेगी वो रहेगा बेटा बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा बाउलेज मेजर नंबर बी। यहाँ लिखते हैं हम बाउलेज मेजर। बाउले ने स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए Q3, Q1 और M को काम में लिया। बाउले ने कहा कि अगर आपको स्क्यूनेस निकालना किसी सीरीज का, तो सुनिए Q3
माइनस एम, Q3 माइनस एम और m माइनस Q1 का जो डिफरेंस होगा, भाई डिफरेंस माइनस लगाया देखो यहाँ पर, Q3 माइनस एम और m माइनस Q1 का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही स्क्यूनेस कहलाएगा। ये बात किसने कही? बाउले ने कही। अब इसको जब हमने आगे और सोल्व किया तो देखो इस ब्रैकेट ओपन करते हैं, Q3 माइनस एम, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस Q1। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को जब आगे से और सोल्व किया जाए तो हमें पता चलता है स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3, ये जो Q1 है इसको आप यहाँ आगे लिख दो और माइनस एम और माइनस एम माइनस माइनस प्लस ओके हो जाएगा -2m। तो स्क्यूनेस निकालने का एक फॉर्मूला बनेगा Q1 प्लस Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू बाउले। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैं कहूँ, सबसे पहला केस देखो, 3 केस बनेंगे इसमें, नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। पहला केस सुनिए, अगर Q3 प्लस Q1 इक्वल हो 2m के, किसके इक्वल हो? 2m के इक्वल हो, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 2m, तो उस सीरीज में किसी प्रकार का कोई स्क्यूनेस नहीं है, ध्यान रखना, कोई स्क्यूनेस नहीं है। अगर Q3 प्लस Q1 इज ग्रेटर देन हो, किससे ज़्यादा हो, किससे? 2m से, इट मीन्स वहाँ पे कैसा स्क्यूनेस है? पॉजिटिव स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, और अगर Q3 प्लस Q1 लेस देन हो 2m से, इट मीन्स यहाँ पर कैसा स्क्यूनेस है? नेगेटिव स्क्यूनेस है। कैसा स्क्यूनेस है बेटा? नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है बच्चों, तो हमें जो फॉर्मूला लर्न करना है इसमें बाउले में, वो बाउले में फॉर्मूला लर्न होगा SK इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m स्क्यूनेस के लिए। और अगर हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई आपको करना है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब J निकल जाएगा इसमें। फिर आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट जो मेथड है, लास्ट है ये, उसके बाद कंटिन्यू क्वेश्चन रहेंगे इसके। नंबर 3 फिर है आपके केलीज मेजरमेंट, केलीज मेजर। केली ने स्क्यूनेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया उसमें उन्होंने कहा स्क्यूनेस इक्वल टू, परसेंटाइल को बेस लिया P90 प्लस P10, P90 प्लस P10 माइनस 2P50। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो D9 प्लस D1, D मतलब डेसियल, माइनस 2D5 भी लगा सकते हो। याद रखना यहाँ पर P90 जो है वो D9 के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, P90 और D9 दोनों आपस में इक्वल होते हैं। P10 इक्वल होता है D1 के और P50 इक्वल होता है D5 के, और ये दोनों इक्वल होते हैं M के। ठीक है, तो अगर आपको M लिखा हुआ मिले तो जो M है वही आपका P50 है और वही आपका D5 है। तो आप चाहो तो फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो
P90 प्लस P10 माइनस 2m, ये भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है। या फिर आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, D9 प्लस D1 माइनस 2m, ये भी लिख सकते हो। और अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, मतलब जे निकालना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा D9 प्लस D1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई D9 माइनस D1। ठीक है, D9 प्लस D1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई D9 माइनस D1। तो ये जो स्क्यूनेस था, इसके जितने भी फॉर्मूले बनने चाहिए थे, वो सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसके प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।